वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा चौथा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम दिसंबर महीने के इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको ओनली आईएएस की वेबसाइट पर अवेलेबल मिलेगी। उसके लिए आपको वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाना होगा। किसी भी अदर पीडीएफ को अवेल करने के लिए आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट के बारे में है। इट इज अ काइंड ऑफ फाइटर जेट। फाइटर जेट कुछ इस तरीके का जो आप इमेज में भी देख सकते हैं। इस फाइटर जेट के लिए अभी बोइंग ने एक सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया। इस डेमोन्स्ट्रेशन में उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि जो F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स हैं, इन्हें इंडियन नेवी का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। एट द सेम टाइम उन्होंने ऑफर भी दिया इंडियन नेवी को कि वो सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट को प्रोक्योर करें। इससे उनकी कैपेबिलिटी इनहेंस हो जाएगी। ये है क्या? ये दुनिया का मोस्ट लीथल एडवांस कॉम्बैट प्रूवन मल्टी रोल फ्रंट लाइन फाइटर जेट है। अ लॉट ऑफ स्पेसिफिकेशन हैज बीन मेंशन्ड हियर। यहाँ पर कई सारी स्पेसिफिकेशन, कई सारी विशेषताएं इस फाइटर जेट के बारे में दी गई हैं। काफ़ी खतरनाक है, एडवांस है, अगर मुठभेड़ होती है तो बहुत शक्तिशाली साबित होगा। और फ्रंट लाइन फाइटर जेट है, मतलब अगर कभी कोई युद्ध की स्थिति आती है या संकट की स्थिति आती है तो ये आगे से चलकर स्थिति को संभाल सकता है। इसे यूएस का जो एरोस्पेस कंपनी है, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, नाम है बोइंग, उन्होंने बनाया हुआ है। की फीचर्स की बात करें तो ये टैक्टिकल स्ट्राइक्स में कैपेबल है। एयर कॉन्सोनेंस यानी कि सैनिक परीक्षण ऊपर से ये कर सकता है। एयर डिफेंस और मैरीटाइम रोल्स जो भी एक फाइटर जेट से एक्सपेक्ट किए जाते हैं वो ये करने में सक्षम है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। कटिंग एज का मतलब होता है एट दैट टाइम जो भी पॉसिबल एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया। कंप्यूटिंग या फिर डेटा लिंक के मामले में एडवांस कॉकपिट सिस्टम भी इसमें इस्टेब्लिश किया गया है। देखिए, एडवांस्ड कॉकपिट सिस्टम ACS एक 10:19 की स्क्रीन होती है जिसे पायलट ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल करता है किसी भी फाइटर जेट को, जैसे हम फोन या टैबलेट को एक्सेस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। लाइफ साइकिल अफोर्डेबिलिटी की बात करें, किसी भी प्लेन को फ्लाई करने में पर आर की एक कॉस्ट होती है जो कि सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट की कंपैरेटिवली कम है। अगर हम फ्यूचर रेडी, मतलब भविष्य में ये कितना बेहतर साबित होगा, इसकी बात करें तो ये जो आने वाले समय की नीड्स है उनको फुलफिल करने की कैपेबिलिटी रखता है, मतलब कि बेहतर है। आर्टिकल जो है वो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी हाल ही में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। दैट वाज सक्सेसफुल। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है क्या? नाम से स्पष्ट है, मिसाइल है। मिसाइल है तो किसी ने बनाई होगी, डेफिनेटली दो लोगों ने मिलकर बनाया है इसको, इंडिया और इजराइल ने। इंडिया की ओर से इसे बनाया है DRDO ने, जबकि इजराइल की ओर से इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का पार्टिसिपेशन रहा। इसे इंडियन आर्मी के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। पर्पज़ इसका यही रहता है कि अगर कोई एयरबॉर्न थ्रेट आ रहा है, जैसे कि कोई जेट, मिसाइल या फिर रॉकेट, तो ये उसे बीच में ही मारकर गिरा सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। अब क्या फीचर्स रहेंगे? देखिए, जैसे कि नाम से स्पष्ट है मीडियम रेंज। अगर ये मीडियम रेंज का है तो बहुत दूरी तक तो नहीं जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन बहुत कम दूरी भी नहीं होगी। तो मीडियम रेंज का मतलब ये है कि ये 100 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता रखता है, मार सकता है। इसका जो वेट है वो 2.7 टन का है और ये लगभग 60 kg का जो पेलोड है वो अपने साथ कैरी कर सकता है। इसमें एक कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट होती है जो डायरेक्टिव देते हैं कि इसे कैसे फायर करना है। मल्टी फंक्शनल रडार होता है जो इसके फायर होने के बाद भी फंक्शन करता रहता है। एक मोबाइल लॉन्चर सिस्टम होता है जो इसको मोबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं फायर करने के लिए। अब इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड है मैक 2। एक मैक का मतलब होता है साउंड की स्पीड इज इक्वल टू 1 मैक। तो अगर मैक 2 है, मतलब कि साउंड की स्पीड की दुगनी स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। इसमें मैन्युवरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि आप इसे 360 डिग्री पर फायर कर सकते हैं, कहीं भी रोटेट करके। इवन वर्टिकली भी फायर किया जा सकता है। इसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप MRSAM के बारे में अब जानकारी समझ चुके हैं। अगला आर्टिकल शाहीन 9 के बारे में है। अब ये शाहीन 9 है क्या? ये एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। अगर ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है तो किसके किसके बीच में है? ये जो चाइनीज एयरफोर्स है और पाकिस्तानी एयरफोर्स है उनके बीच की एक एक्सरसाइज है।
ये एक्सरसाइज न्यूज़ में इसलिए रही बिकॉज चाइना ने अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया, क्योंकि अभी इंडिया और चाइना के बीच में टेंशंस चल रही हैं और इन बिटवीन ये एक्सरसाइज चल रही है। तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया को इस एक्सरसाइज को ऑब्जेक्टिवली लेना चाहिए। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्या इंडिया ने इस एक्सरसाइज पर कोई आपत्ति जताई? बिल्कुल नहीं। दो देश आपस में एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसमें हमें भला कोई आपत्ति क्यों होगी? एक्चुअली में मीडिया हाउसेस ने जो चाइना के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे सवाल पूछा था कि क्या ये एक्सरसाइज इंडिया को टारगेट करके कंडक्ट की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक्सरसाइज बिल्कुल नॉर्मल है, पहले से होती आ रही है, इंडिया को भी इसे ऑब्जेक्टिवली ही लेना चाहिए। जस्ट इसी वजह से ये न्यूज़ में आ गया। शाहीन 9 या ईगल 9 एक्सरसाइज भी इसे कहते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एयरफोर्स इसे कंडक्ट करती हैं। ये सीरीज में 9वीं एक्सरसाइज है, 2011 से शुरू हो गई थी। एक बार पाकिस्तान में, एक बार चाइना में होती है। पहली बार पाकिस्तान में हुई थी। और कौन सी एक्सरसाइज है जो पाकिस्तान और चाइना के बीच में होती है? उनकी नेवल एक्सरसाइज है जिसे सी गार्डियंस बोलते हैं। इंडिया और चाइना के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसे हैंड इन हैंड नाम दिया गया है। ये दोनों देशों की आर्मीज बीच में कंडक्ट करती हैं। तो ये तो हो गई बात मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में। पैसेज एक्सरसाइज के बारे में है, दैट इज पासएक्स। इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाना है इंडिया और वियतनाम के बीच में। इंडिया और वियतनाम के बीच में जो एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाएगा पासएक्स, इसमें इंडिया की ओर से जो शिप पार्टिसिपेट करेगा दैट विल बी आईएनएस किल्टन। आईएनएस किल्टन जो है वो वियतनाम पहुंच चुका है। ये इस एक्सरसाइज के लिए वियतनाम नहीं गया है। वियतनाम ये मिशन सागर 3 के तहत गया है। मिशन सागर 3 के तहत आईएनएस किल्टन को 15 टन के रिलीफ एड के साथ भेजा गया, रिलीफ एड मटेरियल के साथ भेजा गया मदद करने के लिए वियतनाम के, क्योंकि वियतनाम में अभी फ्लड आया हुआ था। तो फ्लड की वजह से कई सारे लोगों की वहां पर मौत हो गई थी, बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट होता है ड्यूरिंग फ्लड एज वी नो। तो उसमें इंडिया मदद करता है वियतनाम की थ्रू दिस मिशन सागर 3। तो अब ये शिप वहां पर गया ही हुआ है, तो ये वहां पर साउथ चाइना सी में पैसेज एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट भी करेगा। जो पासिंग एक्सरसाइज होता है ये दो नेवीज आपस में इसलिए करती हैं ताकि वो आपस में कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन को जांच सकें कि जब युद्ध हो जाएगा या कहीं पर ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ की आवश्यकता होगी तो वो आपस में कोऑपरेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वैसे ऑफिशियल रीजन तो यही होता है, बट कई बार दो कंट्रीज आपस में एक्सरसाइज इसलिए भी करते हैं ताकि वो अपने पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अटेन कर सकें। साउथ चाइना सी में अगर कोई भी एक्सरसाइज होगी तो डेफिनेटली चाइना इस बात को लेकर कंसर्न रहेगा, लेकिन अभी उनकी एक्सरसाइज पाकिस्तान के साथ चल रही है तो हम भी वियतनाम के साथ कर सकते हैं डेफिनेटली। अब देखिए वियतनाम की लोकेशन आप यहाँ मैप में देखिए, ये वियतनाम की लोकेशन है। यहाँ पर पड़ोसी देशों में है कंबोडिया और लाओस। ये थाईलैंड की लोकेशन है, यहाँ पर आपको बर्मा मिलेगा और इसके बाद यहाँ से इंडिया स्टार्ट हो जाएगा। मिशन सागर के बारे में बात करें तो ये इंडिया का एक मिशन है जो कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ इसके तहत लॉन्च किया गया ताकि जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज हैं हम उनकी मदद कर सकें। कोविड-19 जो पेंडेमिक राइट नाउ चल रहा है उसमें 3 मिशन अभी तक भेजे जा चुके हैं। जो पहला मिशन भेजा गया था वो मई-जून 2020 के आसपास भेजा गया था। इसमें मालदीव्स, मॉरिशस, सिशलीज, मेडागास्कर और कॉमरोस, इन्हें इंडिया ने एड और मेडिसिन, फूड एड और मेडिसिन प्रोवाइड करवाया। मिशन सागर 2 गया है सूडान, साउथ सूडान, जिबूती और इरिट्रिया यानी कि अफ्रीकन कंट्रीज में मदद के लिए। और मिशन सागर 3 अभी पहुंचा है वियतनाम फ्लड रिलीफ के लिए। अब बात करते हैं आईएनएस किल्टन के बारे में। ये कामोटा क्लास कॉर्वेट्स जो 4 बनाए जा रहे थे उनमें से तीसरे नंबर का है। कॉर्वेट्स देखिए वॉरशिप्स होते हैं जो बड़े होते हैं लेकिन फ्रिगेट से छोटे होते हैं। प्रोजेक्ट 28 के तहत इन 4 कॉर्वेट्स को बनाया जा रहा था। बाकी के 3 हैं आईएनएस कामोटा, आईएनएस कैडमेट और आईएनएस कावरत। फीचर्स देखिए किल्टन के, ये इंडिजिनियस कटिंग एज वेपन से को होस्ट करता है, मतलब इसमें इंस्टॉल किए जाते हैं। कटिंग एज का मतलब यह है कि एट दैट टाइम जो भी मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इंडिया का फर्स्ट मेजर वॉरशिप है जो कि कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है। वो इस तरीके का मटेरियल होता है, ये मटेरियल एक तो हल्का होता है, दूसरा ये स्टिल्थ फीचर भी देता है, रडार्स वगैरह को डिटेक्ट करने से रोकता है। इस शिप का नाम लक्षद्वीप के एक आइलैंड के नाम पे रखा गया है जिसका नाम किल्टन ही है, जो कि हमें एमिनी दीवी ग्रुप में मिल जाएगा, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वहां पर। अगला आर्टिकल है वो कामोव 226T के बारे में है। इंडियन आर्मी अभी अप्रोच कर रही है
डिफेंस मिनिस्ट्री को, ताकि वो कामोव 226T जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं उन्हें रशिया से खरीद सके। अब यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स कैसे हेलीकॉप्टर्स होते हैं? ये कई तरीके के काम कर सकते हैं। वॉच कर सकते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस में फायदेमंद साबित हो सकते हैं, इवन कई बार रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कई तरीके के मल्टी यूटिलिटी इनकी होती है। ये स्मॉल ट्विन इंजन रशियन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। रशिया की एक कंपनी है कामोव डिजाइन ब्यूरो, उसने इसको डिजाइन किया है। इंडिया में इसे एक ज्वाइंट वेंचर है इंडिया रशिया हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड का, वो बना रहा है। इसमें दो एंटिटीज हैं, इंडिया की ओर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है और रशिया की ओर से रशियन हेलीकॉप्टर्स है। इसे इंडिया में बनाया जाएगा, ठीक है। पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो ये लाइट हेलीकॉप्टर है, 3.5 टन इसकी टेक ऑफ वेट है, 1 टन का ये पेलोड ले जा सकता है। इसमें देखिए कोएक्सियल रोटर्स दिखते हैं, ये जो दो पत्तियां आपको दिखती हैं हेलीकॉप्टर्स में, इन्हें कोएक्सियल रोटर्स बोलते हैं। और जो टेल रोटर है वो नहीं होता। कई बार हेलीकॉप्टर्स में आपने पीछे एक पत्ती देखी होगी घूमती हुई, इसको टेल रोटर बोलते हैं, वो इसमें कामों में नहीं होता। इसकी वजह से इसकी जो लिफ्ट करने की कैपेबिलिटी है वो ज्यादा होती है। आकाश मिसाइल के बारे में है। अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने आकाश मिसाइल का जो अपग्रेडेड वर्जन है उसे सूर्यकला टेस्ट फायरिंग रेंज आंध्र प्रदेश से टेस्ट फायर किया। वैसे देखिए ये आकाश मिसाइल जो है वो 2009 से ही इस्तेमाल में है, लेकिन इसके वर्जन को अपग्रेड करने का काम 2016 में स्टार्ट किया गया था, अभी उसे टेस्ट फायर किया गया है। कॉम्बैट गाइडेड वेपन फायरिंग 2020 एक्सरसाइज जो चल रही थी उसी के दौरान। अब ये है क्या, ये एक मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब जमीन पर से आप हवा में इससे मार सकते हैं। इसे डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग की गई है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। ये इंडिजीनियसली मेड है और इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों ही इसका इस्तेमाल अभी तक करते रहे हैं। रेंज देखिए इसकी, एरियल थ्रेट को ये 25 किलोमीटर की रेंज में 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार सकते हैं। इनकी जो स्पीड है वो 1.8 मैक से लेकर 2.5 मैक के आसपास तक रहती है। मैक जो है वो साउंड की स्पीड के एक्विवेलेंट होता है। तो चलिए, ये तो आपने आकाश मिसाइल के बारे में समझ लिया। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में है। नाम से स्पष्ट है, ये इंडिया के बॉर्डर एरियाज में सिक्योरिटी का काम संभालते हैं। 56 रेजिंग डे अभी BSF का 1 दिसंबर 2020 को हुआ न्यू दिल्ली में, 1 दिसंबर को, बिकॉज 1 दिसंबर 1965 को इन्हें तैयार किया गया था। 1965 का जो पाकिस्तान के साथ जो हम वॉर लड़ रहे थे, 1962 में हमने चाइना के साथ लड़ाई लड़ी थी, 65 का वॉर हमारा पाकिस्तान के साथ था। उसके संज्ञान में ही BSF का गठन किया गया था ताकि बॉर्डर एरियाज में हम सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। अब यहां पर देखिए, जब 1965 का वॉर हो रहा था तब वर्तमान का बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो जो BSF है वो दोनों ही फ्रंट पर सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इंडियन टेरिटरीज के लिए, मतलब सबसे पहले जब भी कोई संघर्ष होता है तो BSF ही बॉर्डर एरियाज में जो सामना है ऐसे थ्रेट का करती है। ये यूनियन गवर्नमेंट की एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कंट्रोल में काम करती है। ये सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है पूरी दुनिया में। ये 6,386 किलोमीटर लंबा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान और बांग्लादेश को टच करता हुआ, उसे ये सिक्योर करते हैं। जो इंडो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंडो बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो आपको LOC जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है, इंडियन आर्मी के साथ मिलकर इस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं और एंटी नेशनल ऑपरेशंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। BSF के पास अपनी एयर विंग भी है, मरीन विंग भी है, आर्टिलरी रेजिमेंट है और इनके पास कमांडो यूनिट्स भी है जो स्पेशलाइज्ड होते हैं ऑपरेशंस को कंडक्ट करने में। ये UN पीस कीपिंग मिशन में भी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सोल्जर्स को भेजते हैं, जिससे वो इंडिया के रिप्रेजेंटेशन को UN पीस कीपिंग फोर्स में बढ़ा देते हैं। जो BSF है उसका अपना कैडर ऑफ ऑफिसर्स होते हैं, उनकी अपनी एक हायरार्की होती है, लेकिन जो हेड होता है वो डायरेक्टर जनरल ही होता है, DG। आपको वेरियस और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वहां पे जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है वो DG की दिखती है। यहाँ पर जो DG की पोस्ट है उसमें जो ऑफिसर्स जाते हैं वो इंडियन पुलिस सर्विसेज से ही चुन कर आते हैं। हेडक्वार्टर BSF का आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा, इसे FHQ भी बोलते हैं, फोर्स हेडक्वार्टर। और यहाँ पर जो डायरेक्टर जनरल हैं वो बैठते हैं, यहाँ से सारे ऑपरेशंस को हेड किया जाता है। वो कॉर्पाट एक्सरसाइज के बारे में है। इसका जो 35th एडिशन है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, वो अभी हाल ही में कंडक्ट किया गया। इसमें इंडिया की नेवी और इंडोनेशिया की नेवी पार्टिसिपेट करती है। ये एक प्रकार का एक्सरसाइज जो है, इसमें पेट्रोलिंग की जाती है, जैसा कि इसका फुल फॉर्म है इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। इस ज्वाइंट पेट्रोलिंग का उद्देश्य ये होता है कि जो
मैरीटाइम रूट्स हैं वहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके ताकि इंटरनेशनल ट्रेड अच्छे से चलता रहे। दोनों देशों के बीच में एक समुद्र शक्ति एक्सरसाइज होती है जो कि बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, और एक गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज भी होती है जो कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगला आर्टिकल है वो हवाना सिंड्रोम के बारे में है। हवाना देखिए क्यूबा की कैपिटल है, उसी के नाम पर इस सिंड्रोम का नाम रखा गया है। वहाँ पर देखिए कॉन्टेक्स्ट ये है पूरा कि कुछ समय पहले लगभग 2016 के आसपास यूएसए के जो डिप्लोमेट्स थे या एम्प्लॉयज़ थे वो वहाँ पर कई तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, मतलब इलनेस, सम काइंड ऑफ हियरिंग इलनेस और अदर काइंड ऑफ नॉजिया, हेडेक, फटीग, डिजीनेस, स्लीप प्रॉब्लम, सुनने की क्षमता में कमी, थकान, ये सब चीज़ें वो फेस कर रहे थे। इसका रीज़न समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी हाल ही में नेशनल एकेडमीज ऑफ साइंसेस ने ये कहा कि शायद उनके ऊपर माइक्रोवेव रेडिएशन का प्रयोग किया गया है, इस वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम हुई। ये जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी उस समय उसे हवाना सिंड्रोम नाम दे दिया गया था। तो अभी रीज़न के तौर पे ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर माइक्रोवेव रेडिएशन का इस्तेमाल किया गया था, इस वजह से वो इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वहाँ पर। ठीक है, अब ये देखिए जो समस्या थी उसमें कई तरीके की प्रॉब्लम्स आई वहाँ के पर्सनल्स को, जैसे जो इनर ईयर का पार्ट है वो थोड़ा बहुत उसकी प्रोसेसिंग स्लो हुई या वो अफेक्ट हुआ। जो कॉग्निटिव प्रॉब्लम है वो भी आई। जब ऐसी माइक्रोवेव्स का या वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है तो हमारी जो याद रखने की क्षमता है या जो मेंटल एबिलिटी है वो भी इरोड होती है, नींद ना आना, सिर दर्द होना, ये सब प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। वैसे तो कुछ एम्प्लॉयज़ के जो सिम्टम्स थे वो जल्दी रिजॉल्व हो गए, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जिनके सिम्टम्स काफ़ी लंबे समय तक बने रहे और उनकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है लाइफ की वो भी अफेक्ट हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर बात जब हम कह रहे हैं कि माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया गया उनके ऊपर, इसका क्या मतलब है? देखिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल कई बार वेपन के तौर पे किया जाता है, मतलब एक वेपन माइक्रोवेव्स को रिलीज करेगा जो सामने वाले की क्षमताओं में कमी कर देगा या उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। माइक्रोवेव देखिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन होता है जिसमें एनर्जी को फोकस करके सोनिक लेजर या माइक्रोवेव के फॉर्म में किसी व्यक्ति को टारगेट करके उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है वेव्स को। जो लोग ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं इस प्रकार के माइक्रोवेव वेपन के, उनके कान में क्लिकिंग या बजिंग का साउंड आता है, बट ऐसा लगता है जैसे ये साउंड हमारे सिर के अंदर से ही आ रहा हो। इसके काफ़ी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं। फिजिकल डैमेज नहीं दिखेगा बट इंटरनली लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है समटाइम्स। देखिए माइक्रोवेव्स कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि एक ऐसा कुछ मैकेनिज्म हो सकता है जिसमें वेव्स को पॉइंट आउट किया जाता है, पॉइंट कर दिया जाता है किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर। ये स्किन के 1/64 जो इंच का पार्ट है वहाँ पर पेनिट्रेट कर जाता है और जलन जैसी महसूस होने लगती है। महज 2 सेकंड में टेम्परेचर स्किन का 130 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति सामने खड़ा है तो वो मजबूर हो जाएगा कि वहां से हट जाए। ठीक है, अब इसका वेपन के तौर पे इस्तेमाल कौन कौन सी कंट्रीज़ कर रही हैं? देखिए चाइना ने अभी डिस्प्ले किया था एक माइक्रोवेव वेपन को जिसको उन्होंने नाम दिया था पॉली WB1। 2014 में उन्होंने इसे पोर्ट्रे किया था लोगों के सामने। यूएसए ने भी ऐसा ही कुछ एक मैकेनिज्म डेवलप किया है जिसे उन्होंने एक्टिव डिनायल सिस्टम नाम दिया है, जिसका इस्तेमाल उनका प्लान ऐसा है कि जब भी कोई प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा होगा तो भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए वो कर सकते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो INS हिमगिरी के बारे में है। हिमगिरी देखिए प्रोजेक्ट 17A में जो शिप्स बनाए जा रहे हैं उनमें पहला होगा, जिसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। कोलकाता में बनाया गया एक्चुअली में 14 दिसंबर को इसे लॉन्च कर दिया गया। अभी कमीशन नहीं किया गया है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं लॉन्च करने के बाद, उसके बाद कमीशन किया जाता है। INS हिमगिरी के बारे में बात करें तो ये इंडिजीनियस स्टिल्थ फ्रिगेट है। फ्रिगेट का मतलब होता है युद्धपोत, स्टिल्थ का मतलब होता है आसानी से ना पकड़े जाने वाला, और इंडिजीनियस का मतलब यह है कि हमने इसे खुद से ही बनाया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट 17A के तहत जो शिप है, एक्चुअली में लगभग आज से 50 साल पहले 1970 में एक लिएंडर क्लास का शिप हुआ करता था, फ्रिगेट हुआ करता था, उसका भी नाम हिमगिरी ही था, तो उसी के नाम पर इसका भी नाम हिमगिरी रख दिया गया है। प्रोजेक्ट 17A के बारे में बात करें, इसे नीलगिरी क्लास फ्रिगेट भी कहा जा रहा है। तो प्रोजेक्ट 17A प्रोग्राम जो है इसमें 7 शिप बनाए जाने हैं। 4 मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड बनाएगा और 3 GRSC बनाएंगे। सभी स्टेल्थ फीचर के होंगे, इंडिजीनियस वेपन्स इसमें हम लगाएंगे, सेंसर्स वगैरह भी लगाए जाएंगे। ये फर्स्ट गैस टरबाइन प्रपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। देखिए जो प्रपल्शन सिस्टम होता है किसी भी शिप का, वो उसे थ्रस्ट प्रोवाइड करवाता है मूव करने के लिए,
और बड़े प्लेटफॉर्म्स भी होंगे जिनका इस्तेमाल लड़ाइयों में किया जा सकेगा। इसे इंडिजीनियसली डिजाइन किया गया है, ठीक है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में है। हर साल ऑपरेशन ट्राइडेंट को ही याद करते हुए नेवी डे मनाया जाता है इंडिया में, ऑपरेशन ट्राइडेंट को कमेमोरेट करते हुए। ये एक ऑफेंसिव ऑपरेशन था जो 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान कंडक्ट किया गया था, मतलब हमने हमला किया था, इसमें हम ऑफेंसिव थे। उसकी 50th एनिवर्सरी 1971 के वॉर की हमने कमेमोरेट करी इस साल। अब देखिए ये ऑफेंसिव था, इसका मतलब ये है कि इंडिया बहुत कम केसेस में ऑफेंसिव होता है। हमारे ऑफेंसिव होने का कॉज ये होता है कि हमारे ऊपर पहले हमला किया गया हो, तभी हम हमला करते हैं। तो हम ऑफेंसिव इसलिए थे क्योंकि इसके पहले इंडिया ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया था। इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 में हुआ था, तो ये वॉर वैसे तो ईस्टर्न फ्रंट पे हो रहा था, मतलब वर्तमान का जो बांग्लादेश का इलाका है वहां पर, लेकिन पाकिस्तान ने दो साइड से अटैक करने के लिए राजस्थान का जो बॉर्डर है वहां पर भी अटैक कर दिया था। तो यहां पर इसके पहले जो पाकिस्तान का एयरफोर्स है उसने वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है वहां पर हमला हमारे ऊपर किया था। उसके जवाब में हमने ये ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था। तो जो पहले की लड़ाई थी वो थी बैटल ऑफ लोंगेवाला। ये राजस्थान में थार डेजर्ट के नजदीक में एक जगह है जहां पर पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर हमला किया था। इस पूरी साइड को डिफेंड कर रहे थे इंडिया के 120 सोल्जर्स, जबकि पाकिस्तान की ओर से जो हमला हुआ था उसमें 2000 से 3000 सोल्जर्स थे और उनके पास अप्रॉक्सीमेटली 40 टैंक्स थे। इतनी बड़ी सेना जो है वो इतने सारे टैंक्स के साथ हमला करती है और डिफेंड करने के लिए सामने केवल 120 इंडियन सोल्जर्स थे। उनके पास दो ऑप्शन था, या तो वो लड़ाई करते हुए शहीद हो जाएं या फिर वो मैदान छोड़कर भाग जाएं। आपको पता है इंडियन सोल्जर्स क्या करेंगे, ऑब्वियसली उन्होंने मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि मैदान छोड़कर भागना ये इंडियन आर्मी के ऑप्शन में कभी भी नहीं होता। 120 सोल्जर्स ने उनके पास जो भी रिसोर्सेस थे, मेजर कुलदीप सिंह उन्होंने कमान संभाली हुई थी, तो उन्होंने सारे रिसोर्सेस को अच्छी तरीके से डिप्लॉय किया और पाकिस्तान की आर्मी का सामना किया जब तक कि उन्हें असिस्टेंस नहीं मिल गया इंडिया की एयरफोर्स का। तब तक एयरफोर्स आ जाती है और पाकिस्तान की जो सेना थी उसे भागना पड़ता है। वो अपने टैंक्स छोड़कर भी भाग जाते हैं, कुछ को बर्बाद कर दिया गया, कुछ वो छोड़कर भाग गए। मतलब बहुत बुरी हार हुई पाकिस्तान की बैटल ऑफ लोंगेवाला में, जिसमें वो बहुत बड़ी सेना के साथ आए थे। कुछ याद आ रहा है, ऐसी ही कुछ स्टोरी किसी मूवी की है। एग्जैक्टली हम बॉर्डर मूवी की बात कर रहे हैं। बॉर्डर मूवी रियल इवेंट पे बेस्ड है, बैटल ऑफ लोंगेवाला के ऊपर। यहां पर मेजर कुलदीप सिंह का जो रोल है वो सनी देओल ने निभाया हुआ है, बट मूवी में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है। जैसे मूवी में ये दिखाया गया है कि जब वो लोग पाकिस्तान वाले हमला करते हैं हमारे ऊपर, तो हम बहुत खराब कंडीशन में थे, बड़े स्ट्रेस में थे, बड़ी परेशानी में थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करेंगे। फिर इंड में जो इंडियन एयरफोर्स है, जैकी श्रॉफ आते हैं, तब जाके हम जैसे तैसे बच पाते हैं। इस बैटल ऑफ लोंगेवाला में हम इतने स्ट्रेस में नहीं थे जितना उस मूवी में दिखाया गया है। बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेटजिकली हैंडल किया गया था इस पूरे वॉर को इंडियन आर्मी के 120 सोल्जर्स के द्वारा। मूवी में ड्रामा दिखाने के लिए कई सारे इंडियन सोल्जर्स की कैजुअलिटी भी दिखाई गई है, जबकि ऐसा नहीं था। इस पूरे बैटल में केवल 2 इंडियन सोल्जर शहीद हुए थे, जबकि पाकिस्तान के लगभग 200 सिपाही मारे गए थे। तो इस बैटल को हमने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया गया है। मूवी को ऑब्वियसली थोड़ा सा ड्रामेटिक बना दिया जाता है, बट वो मूवी इसी पर बेस्ड है, आप ये जानते रहिए। यहां पर देखिए 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट हमने उसके जवाब में चलाया था, जहां पर इंडियन नेवी ने 3 वेसल्स जो पाकिस्तान पोर्ट सिटी कराची में थे वहां पर उनके डुबो दिए थे। तो इंडियन जो एयरफोर्स है बहुत ही क्रूशियल रोल यहां पर उन्होंने प्ले किया था कराची के कैमोरी ऑयल टैंक को डुबाने में। हालांकि उन्होंने कभी भी उसको क्लेम नहीं किया। तो उसके जवाब में हमने एक ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाया था, जिसकी याद में हम नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।